हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर चुके हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं और हमने उसकी पूरी क्वेश्चन सीरीज़ को भी ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं और अराउंड 15 to 20 केस स्टडीज़ करी हैं और वो सबके सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। सारे केस स्टडीज़ और क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे पेस्ट किए थे, तो आपको उन सबका एक्सेस मिल सकता है। आप जाएं, पहले उन वीडियोस को देखें, उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे टर्म 2 के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और फैक्टर फैक्टिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मतलब किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर का। हमने सबसे पहले पढ़ा था ऊपर डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, फाइनेंस डिसीजन की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने कहा था फाइनेंस लाने के दो हमारे पास जरिए होते हैं। पहला होता है डेब्ट और दूसरा होता है हमारा इक्विटी। हमने क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे, पहला होता है डेब्ट और दूसरा होता है हमारा इक्विटी। उसके बाद सेम चीज़ हम इसमें ही पढ़ने वाले हैं, पर इसमें एक डिफरेंस है। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ना कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन में और कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या रहेगा, और बच्चे एंड तक कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। तो हमेशा देखना, कैपिटल स्ट्रक्चर पोर्शन बताता है कि डेट कितना है और इक्विटी कितना है, या फाइनेंशियल या कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि आपके फर्म में डेट कितना है और टोटल कैपिटल में से डेट कितना है। तो टोटल कैपिटल को हम कैसे शो करेंगे, नीचे डेट प्लस में इक्विटी। ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है हमारा, कि हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। ऊपर वाला तो डेट शो ही कर रहा है। तो बच्चे सोचेंगे ये दिखाएं या ये दिखाएं, आप दोनों ही दिखाओ, दोनों ही राइट हैं। ठीक है, या तो हम डेट अपॉन में इक्विटी दिखाते हैं, या हम डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी भी इसको शो कर सकते हैं। डेट प्लस इक्विटी का पूरा सम कहते हैं हम इसे टोटल कैपिटल। तो क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, पोर्शन होता है किसका, डेट अपॉन में डेट इक्विटी या डेट अपॉन में टोटल कैपिटल। मैं अगेन रिपीट करता हूँ आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बच्चे बन के साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, पोर्शन होता है किसका, डेट अपॉन में इक्विटी का, या डेट अपॉन में क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी का। और डेट प्लस इक्विटी को हम एक टर्म दे देते हैं नाम, उसका नाम क्या होता है, टोटल कैपिटल। क्या समझे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पोर्शन होता है डेट अपॉन इक्विटी का या डेट अपॉन में टोटल कैपिटल का। इतना समझ गया आप। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी किताबी भाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है पहला, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे हमें शो कर रखा है उसने कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रेफर करता है मिक्स बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी और बोरोड फंड्स। ठीक है ना, जिसे डेट कहते हैं। क्या करता है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या दिखाता है, मिक्स बताता है, मिक्स या पोर्शन बताता है किसका, शेयर होल्डर फंड जिसे हम इक्विटी कहते हैं, या बोरोड फंड जिसे हम डेट कहते हैं। इतना समझ गए। उसके बाद यहाँ पे उसने एक और डेफिनेशन दे रखी है हमें। यहाँ पे उसने हमें क्या रखा है कि इसमें यहाँ पे हमें एक और डेफिनेशन दे रखी है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये पोर्शन होता है, जो हमने बताया था पोर्शन होता है किसका, डेट का और इक्विटी का, यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस का फाइनेंस हम बना रहे होते हैं तो हमें देखना होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, मतलब कि हम पैसा बाहर से कितना लेके आए हैं और हमारा खुद का पैसा कितना है। ये दो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर को हम दो तरह से शो करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम दो तरह से शो करते हैं और मैं इसको आपको डिफाइन कर चुका हूँ, बस अभी हम किताबी भाषाएं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं हम अपनी इसका स्लाइड का, ब्लू लेते हैं हम। तो कह रहा है इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी। तो हमने पढ़ा था जब डेट अपॉन में इक्विटी हो तो उसे एक टर्म में कहते हैं हम डेट इक्विटी कहते हैं। दूसरा, जब वो बात कर रहा हो किसकी, डेप्ट इन द टोटल कैपिटल, मतलब आपके जो तो पूरा पैसा है ना आपके पास टोटल कैपिटल है, उसमें से डेट का कितना अमाउंट है, इसे कैसे शो करते हैं, डेट अपॉन में डेट प्लस में इक्विटी। इसे हम इस तरह से शो करते हैं। समझ गए। इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट होगा, पहला होता है हम ये तरीका भी अपना सकते हैं और दूसरा हम ये तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है हमें, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, फाइनेंशियल वो कैपिटल स्ट्रक्चर रट जाता है, तो फिर हमसे क्या टीचर पूछता है एग्जाम में कि बताओ फाइनेंशियल लेवरेज किससे कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सेम जो भी हमने पिछली स्लाइड में वो देखी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, सेम वो पेस्ट कर देना है यहाँ पे। उसके दो फॉर्मूले देखो, मैंने आपको पहला ये लिखवाया था, दूसरा ये लिखवाया था, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आप वहाँ पे बोला गया हो। ठीक है,
क्या होता है, सेम होता है फाइनेंशियल लिवरेज। प्रोपोर्शन होता है किसका, ये भी डेट का प्रोपोर्शन होता है और किसका, टोटल कैपिटल का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज द फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज, देखो फाइनेंशियल लिवरेज का इंक्रीज का मतलब हमेशा देखना, जब भी आपको बोले कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। इसने यहाँ पे इतनी सी टर्म दे दिया आपको, फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। मैं ये लेके चलता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, डेट अपॉन में इक्विटी। आप डेट इन टोटल कैपिटल भी ले सकते हैं, पर अभी हमने यहाँ पे क्या रखा है, डेट अपॉन में इक्विटी ले रखी है, ठीक है। तो कह रहा है ये इंक्रीज हुआ है। अब ये इंक्रीज कब होगा, चलो मैं मानता हूँ एग्जाम्पल के ये मैंने 2:1 दे रखा है हमारे पास, डेट इक्विटी कितनी है, 2:1। अब ये इंक्रीज होके क्या हो जाती है, अब ये इंक्रीज होके हमारी यहाँ पे हो जाती है 3:1। क्या हो जाती है, 3:1। तो अब ये इंक्रीज किस में हुआ है, आपको यहाँ पे इंक्रीज किस में दिख रहा है, तो हम कहेंगे हमें यहाँ पे इंक्रीज किस में दिख रहा है, डेट में दिख रहा है। किस में इंक्रीज दिख रहा है, डेट में। क्या इक्विटी हमारी कहीं से भी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी एक थी और यहाँ पे भी क्या है, एक है। तो इसे कहते हैं मतलब डेट बढ़ जाना। सीधा सीधा इसका पूरा कंक्लूजन ये निकलेगा कि फाइनेंशियल, जैसे ही हमारी जो फाइनेंशियल लिवरेज है ये जैसे ही बढ़ेगी, इसका मतलब फर्म ने क्या कर दिया, डेट को बढ़ा दिया। फर्म ने डेट को बढ़ा दिया तो फर्म ने रिस्क को बढ़ा दिया। अगेन अगर फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा तो इसका मतलब फर्म ने क्या कर दिया, डेट को बढ़ा दिया। फर्म ने डेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब फर्म ने रिस्क भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। फर्म ने क्या कर दिया, रिस्क को भी इंक्रीज कर दिया। ये समझना है आपको जब भी वो किसकी बात करे कि हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है। जब भी हमारा फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हुआ है तो द कॉस्ट ऑफ फंड, जो फंड की कॉस्ट थी डिक्लाइन गिर जाती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट। हम डेट लेते रहते हैं बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज, और रिस्क हमारा बढ़ जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन थ्रू। अब हम पूरा इम्पैक्ट कैसे देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का, हमेशा देखना फाइनेंशियल लिवरेज का जो पूरा इम्पैक्ट होता है ना, हम इससे देखते हैं EBIT EPS। मैं आपको ये समझाता हूँ EBIT और EPS क्या होता है। अभी एक नीचे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, जिससे पहले आपको अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे इसने हमें क्या रखा है, ब्लू पेन का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे इसने हमें क्या रखा है कि EBIT जो है उसे क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर। देखो आप इस इंग्लिश की हिंदी समझने की कोशिश करो। आपने कमाया क्या करने से पहले, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। आपने पैसे कमा लिए क्या देने से पहले, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। उसके बाद EPS क्या होता है, EPS देखो क्या होता है, EPS होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स को जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम EPS कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम EPS कहते हैं। तो अब इससे पूरा क्या समझा आप, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, ये समझ नहीं पाते इसको। तो यहाँ पे क्या दे रखा उसने, आपने कमाया इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, तो सबसे पहले आप क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। अभी देखना इससे आपको एक पूरा चार्ट दिखेगा, तो चार्ट में आपको समझाना आसान हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ पे समझ लें। तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में दे रखा है, सबसे पहले आप क्या पे कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। तो आप पे बचेगा अर्निंग बिफोर, अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा, वो सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। पहले अगर आपने इंटरेस्ट निकाल दिया तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है इतना। तो फिर क्या बचेगा, आप पे अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। फिर आपको टैक्स भी पे कर देना है, तो ये भाई भी गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे आके ये आफ्टर बन जाएंगे ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आके क्या बन जाएंगे, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जब आपको आफ्टर मिल जाएगा तो बस आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा। तो अब जो मैं आपको सवाल दिखाऊंगा ना, उससे आप एक जादू वाली चीज़ देखोगे। जादू का मतलब क्या है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, डेट बढ़ाते हैं। अभी देखो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि डेट बढ़ाते हैं तो रिस्क बढ़ता है। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आप अगर डेट बढ़ाओगे एक कंडीशन में, मेन क्या है, एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर आप डेट बढ़ाओगे तो इससे जो फ़ायदा होगा, इससे जो फ़ायदा होगा, इससे आपके एक शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है ना, वो भी बढ़ेगी। मैंने क्या बोला, अभी तो रिस्क बता रहे थे आप, पर अगर आप एक कंडीशन को फुलफ़िल कर दो ना, तो फिर आप जैसे जैसे पैसा बढ़ाओगे ना उधार, वैसे वैसे आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ती रहेगी। चलो अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे कह रहा है कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड है। उसके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल कितने, उसके पास 30 लाख है। अब जब भी टोटल कैपिटल का नाम है तो आपके माइंड में क्या चीज़ चलनी चाहिए भाई, इसके पास कुछ तो कुछ डेट होगा और कुछ तो कुछ उसने इक्विटी इशू रखी होगी, ठीक है।
टैक्स रेट कितना है, आपको टैक्स कितना देना है, 30% देना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, जो आप उधार लेके आए हो ना बाहर से पैसा मार्केट से, आपको उस पर 10% पे देना है, ठीक है ना। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 4 लाख है। तो 3 सिचुएशन दे रखी हैं आपको, देखो ध्यान से। जब भी मैंने कहा था आपको EBIT दिया हो तो आप तो ये करना है बारी बारी। सबसे पहले आप बिफोर, क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो आप इंटरेस्ट निकाल दोगे, फिर आप पे बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स निकाल दोगे, फिर आप पे बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना। अब इसने यहाँ पे हमें 3 सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन 1 के दे रखी है इसने हमें यहाँ पे लिख रखा है देयर इज़ नो डेट। हमने यहाँ पे इशू किया ही नहीं, जो भी हमारे पूरे 30 लाख रुपए है ना, उसमें हमने डेट तो लिया ही नहीं है, पूरा पूरा क्या हमारा 30 लाख रुपए इक्विटी का है। तो जब आपने उधार नहीं लिया तो क्या आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो पहले केस में तो हम इंटरेस्ट से बच जाएंगे। सेकंड केस में क्या रहा है, आपने उधार ले रखा कितने लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। तो इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि, एक मिनट यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये समझेंगे कि जो डेट है आपका, डेट कितना है, 10 लाख है, और इक्विटी कितनी है, 20 लाख है। अब 10 लाख पे आपको 10% का क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। मतलब आपके भाई इस पर कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं आप, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देने वाले हैं। 20 लाख पे कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं, 2 लाख इंटरेस्ट देने वाले हैं। ये एक मैंने लिखा था, दोनों सेम से लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं इसे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे EBIT लिया, क्या सबसे पहले आपने यहाँ पे लिया, EBIT लिया। तो EBIT सारी सिचुएशन में कितना है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, समझ गया। उसके बाद मैं ये कहता सबसे पहले आपको इंटरेस्ट हटा देना है, बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो अब आप इसको बना लो, इंटरेस्ट हटाई दो। तो पहले केस में क्या हमने 1 रुपये भी उधार लिए थे, नहीं ना, मैंने पहले केस आपको समझाया था ना कि हमने 1 रुपये भी उधार नहीं लिया। उधार नहीं लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नील दे रखा है। उसके बाद दूसरे में आपने कितने लिए थे, 10 लाख लिए थे। 10 लाख का अगर आप 10% निकालो, इतने तो समझदार होगे, तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। ऐसे ही 20 लाख का अगर 10% निकालो तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। अब टोटल EBIT में से घटाओगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं गया, 4 लाख बच गया। 4 में से 1 गया, 3 लाख बचा, 4 में से 1 गया, 2 लाख बचा। मैंने जस्ट कहा था, जस्ट आपको क्या करना है, टैक्स माइनस कर देना है, टैक्स से कर देना है आपको, माइनस कर देना है। अब यहाँ आते हैं, तो टैक्स कितना है, 30% है। तो उधर 4 लाख था, 4 लाख पे 30% कितना आएगा, 120 आएगा। एक मैं स्लाइड आपको थोड़ी नीचे करके दिखाता हूँ, तब ये समझ सको ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। 4 लाख पे 120 देने पड़े आपको, 3 लाख पे 90, ऐसे निकाल रहा हूँ, इस पे निकाल रहा हूँ मैं, इस पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट में इस पे निकाल रहा हूँ। कुछ बच्चे ना इंटरेस्ट इसका EBIT पे निकालते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। हमें किस पे निकालना है, अर्निंग बिफोर टैक्स पे, जो पैसा बचा उस पर तो टैक्स देंगे भाई हम, ठीक है। तो और इसका कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। इसको और माइनस कर दो आप, तो कितना आएगा, 280, 210 और 140। अब 3 लैक्स, 2 लाख और 1 लाख, ये क्या था, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹10। अब बचेंगे यहाँ पे तो 10 रुपये हमने नहीं दिया, 10 रुपये इसने हमें कहाँ पे दे रखा है, तो आपको समझना है इस केस में कितने हैं उस पर। देखो इस केस में उसने कितने इक्विटी इशू कर रखी है। टोटल कैपिटल किसका सम होता है, टोटल कैपिटल सम होता है किसका, हमारा डेट अपॉन में इक्विटी का। डेट कितना है, 10 लाख, इक्विटी कितनी होगी हमारी, 20 लाख, इक्विटी कितनी होगी हमारी, 20 लाख, ठीक है। तो ये उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले केस में उसने एक भी डेट नहीं ले रखा था, तो पूरी पूरी उसकी इक्विटी 30 लाख थी। तो अगर 30 लाख को आप 10 रुपये के शेयर में बांटेंगे तो आप पे आ जाएगा कितना अमाउंट, 3 लाख का आप पे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जब आप पे 30 लाख थे, उसमें से 10 लाख रुपये आपको उधार थे, तो बचे कितना आपके 20 लाख रुपये इक्विटी बचे। इक्विटी जब 20 लाख की इक्विटी को आप 10 रुपये में बांटोगे तो 2 लाख आप पे बचेगा। उसके बाद तीसरे केस में आप पे 30 लाख रुपये की टोटल कैपिटल है आपकी, उसमें से आपने 20 लाख रुपये ले रखे हैं, डेट ले रखे हैं, मतलब आपने 10 लाख इक्विटी ले रखी है। और जब आप इसको 10 पे से डिवाइड करेंगे तो आप पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी थी, अर्निंग आफ्टर टैक्स को इसको डिवाइड कर देना है दोनों को। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो फर्स्ट केस में हर एक शेयर पे आपको 0.93 का प्रॉफिट हुआ है, इधर 1.05 का और इधर 140 का। तो इससे आपको समझे, देखो ये पहली कंडीशन थी, कहाँ गया, सॉरी, ये हमारी पहली कंडीशन थी, सिचुएशन 1। इसमें हमने कहा भाई बाहर से पैसा नहीं लेंगे क्योंकि बाहर से पैसा लेने में रिस्क होता है। दूसरे बंदे ने क्या करा, उसने बाहर से पैसा लिया पर कम पैसा लिया थोड़ा, तो उसको फिर 1.05 हो गया। मैंने कहा मैंने पैसे भी नहीं लिए फिर भी मेरे को 0.93 का हो रहा है। उसने कहा भाई मैंने तो पैसे लिए पर मेरे को 1.05 का हो रहा है। इसने इससे ज़्यादा लिए, तीसरे केस में इसने इससे ज़्यादा लिए, इसने कहा मुझे तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया,
तो हमने कहा तो बात हमारी गलत होगी कि अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंस लीवरेज मतलब डेट बढ़ाएंगे तो हमें तो प्रॉफिट कम होगा, रिस्क बढ़ेगा हमारे पर। यहाँ पे तो कंडीशन बदल गई। तो अब पढ़ेंगे इसके लिए कौन सा एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है, ठीक है, इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक सिचुएशन होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप पूरे इसका एक खेल समझ जाएंगे। जब तक ये कर रहा था, बच्चे ये डाटा याद नहीं कर पाते, कभी ऊपर टैक्स लिख देंगे, कभी इंटरेस्ट लिख देंगे। तो अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए ना, आप स्किप करके पीछे जाइए वापस और दोबारा वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। अगर आपने वाले कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मतलब ये चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। देखो अब ये मेन पढ़ेंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी एक्सप्लेन करना चाह रहा है। कह रहे हैं जब कंपनी, हमने यहाँ पे जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे लिख के दिखाई है कि आपका और समझ, आप नोट्स पर बना के समझ सके अगर आप खुद पढ़ने जा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। द कंपनी एक्स लिमिटेड अर्न 0.93 पर शेयर इफ़ इट इज़ अनलिवरेड। बंदे ने डेट भी नहीं लिया तब भी उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 0.93 का हो रहा है। उसके बाद जब वो बंदा 10 लाख रुपए का डेट ले रहा है तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, 1.05। पैसे बढ़े ना भाई, 0.93 से यहाँ से पैसे बढ़े नहीं, पैसे बढ़े, उधार लेने में पैसे बढ़ रहे हैं। विद द स्टिल हायर, वापस में डेट बढ़ा है 20 लाख रुपये, उससे 1.40 का पैसा हो रहा है। ये तो फ़ायदा हो रहा है। तो वो डेट ही उधार ही लेगा पैसा, उधार पैसा ले लेगा, रिस्क बढ़ाएगा। यहाँ पे तो रिस्क बढ़ने की बात होती है, यहाँ पे तो फ़ायदा हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब इसे कहते हैं ट्रेडिंग करना इक्विटी पे, समझे। अगर आपसे पूछे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है तो हम कहेंगे जैसे विच रेफर, क्या रेफर करता है ये, इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट, ठीक है। वही बात है, कोई फर्म डेट इशू कर रही है और जो प्रॉफिट में फ़ायदा हो रहा है किसको, हर शेयर होल्डर को, तो उसे कहते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना। दस द शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू गेन ड्यू टू डेट अपॉन डेट या लोन कंपोनेंट इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कह रहे हैं मतलब जैसे जैसे डेट बढ़ेगी ना उनके टोटल कैपिटल में, वैसे वैसे शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, ये कंडीशन है। अब उस मेन कंडीशन का राज बताएंगे जो एक खेल खिला रहा है। तो एक कंडीशन हमने पढ़ा, डेफिनेशन में क्या पढ़ा, डेट अगर हम इशू कर रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है, पर ये एक कंडीशन लगी यहाँ पे जिससे कि डेट बढ़ रहा है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, रिस्क बढ़ नहीं रहा बल्कि और मज़ा आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। क्यों? तो हमने यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है हाउ विद हायर डेप्ट EPS राइसेस, मतलब उधार बढ़ा रहे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जा रही, कैसे, क्यों क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट, जो आपका आप जिससे पैसे लेके आए हो ना उसको आपको कम देना पड़ रहा है जहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं। कैसे, अब मैं इसको समझाता हूँ। आप देखो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास आपका एक दोस्त आता है ना, वो कहता है मेरे को आप 1 लाख रुपये उधार दे दो। उसने आपसे क्या कहा, मेरे को 1 लाख रुपये अगर तुम उधार दोगे तो मैं तुम्हें 12% का इंटरेस्ट दूंगा। उसने आपके दोस्त ने आके आपको ऐसा कहा, ठीक है। आप पे खुद के पैसे नहीं है, प्लस आपका एक दोस्त है उस पर ढेर सारे पैसे हैं, ठीक है। तो आप उस दोस्त के पास गए, आपने उससे शर्त रखी तुम मुझे 1 लाख दोगे तो मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दूंगा। खेल समझे, आपसे जिसने मांगा है या आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ से आपको 12% मिलने वाला है, और आप जहाँ पे लेके आए हो जिससे उधार लेने गए हो आप उसको 10% देने वाले हो, ठीक है ना। तो आप उससे कहोगे ला मेरे को 10 लाख रुपये दे दे, और ला के जाके 10 लाख रुपये आप उसको दे दोगे कितने परसेंट पे, 12% पे। देखा, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपने क्या कहा, इस पर खेल खेल लिया और क्या आप अपने आप को फ़ायदा पहुँचा लिया, ठीक है, ऐसा आपने खेल खेले से पहुँचा लिया। तो इसका पूरा कंक्लूजन निकलता है कि आपने जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, किसके, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है, जब जहाँ से आप उधार लेके आए ना वहाँ के पैसे से। ये है पूरा खेल। जैसे ये कंडीशन आप लिख लो हाईलाइट करके अपनी कॉपी में, जब ये कंडीशन फॉलो होगा तभी वाला खेल चालू होगा कि अगर जैसे आप डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे उसको फ़ायदा होगा। ये है मेन। अगर आप इस चीज़ को लिख लो, पॉइंट कर लो कि जब ये वाली कंडीशन हमारी जब फॉलो होगी ना तभी हम कुछ कर सकते, तभी हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं जिस कंडीशन की बात करता हूँ वो यही है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाए, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से हमें ज़्यादा परसेंट मिल रहा है। जैसे भी हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल दिया उसमें हमने क्या रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना वो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, हमें 12% मिल रहा है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ डेट हमें उधार पे कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 10% देना पड़ रहा है। तो जो इसके बीच की 2% की कमाई है वही तो हमारा है फ़ायदा। ये चीज़ हमने सीखी। अब आते हैं यहाँ पे कि हमारे इस जो हमने पर्टिकुलर भी एग्जांपल वहाँ पे ऊपर रेफ़र किया था उसमें क्या चीज़ चल रहा था। उसमें भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसने हमसे क्या बोला था यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑफ डेट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। हमें क्या रखा ना कि इंटरेस्ट ऑन डेट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। पर अब एक बार हम वो निकाल के दिखाते हैं आपको कि
आरओआई कैसे निकालते हैं। आरओआई का जो बच्चे अकाउंट से हैं उन बच्चों ने अकाउंट में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट का, है ना। रेशो चैप्टर आपने पढ़ा जो आपके टर्म 1 में आया था, तो उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा। अब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते कैसे हैं, EBIT अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ EBIT कितनी थी उसकी, 4 लाख थी, और टोटल कैपिटल कितना था उसका, 30 लाख था। जो आप इसको करोगे, इसका ROI निकालोगे तो वो कितना मिल रहा है, 13.33% मिल रहा है। मतलब कि आपको मिल रहे हैं कितने, 13.3%, और आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ रहा है, 10%। मतलब इसने हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अभी हमने वहाँ पे ऊपर पढ़ी थी कि हमारा ये ज़्यादा होना चाहिए, किससे, कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट आएगी ना, उससे हमेशा ये चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ फुलफिल हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, दिस इज़ हायर देन 10% इंटरेस्ट। वही जो हमने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया, वहाँ पे इसको लिख के दिखा रखा है। सबसे पहले क्या होता है, आप अगर एक्सप्लेनेशन सुन लो ना उसकी, तो फिर आपको बस नोट्स करने होते हैं, और जब इसको पढ़ रहोगे तो सारा कुछ आपको रिकॉल हो जाता है। इसलिए मैं पहले आपको किताबी भाषा ना पढ़ा के पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। और रियल लाइफ से इसलिए रिलेट कर देता हूँ उसको, जिससे कि अगर आप कभी आपके माइंड से अगर एकदम से आउट हो जाए ना, तो आप डेफिनेशन पढ़ के उसको रिलेट कर पाओगे। अच्छा हाँ, हमने एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखा था जिसमें कि हमें 12% मिल रहा था और हम 10% पे दे रहे थे। तो ये आपको ईजी करता है, अगर आपका वाइवा हो रहा है तो आप उसमें समझा भी सकते हो किसी को इस तरह से। इसलिए हम रटवाते नहीं है, मतलब हम इसलिए सिखा दे रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है हमें कि कंपनी है, उस पर कितने का है। देखो इससे हमारा एक कंपनी है वाई लिमिटेड, उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 30 लाख रुपए। और जब भी मैं टोटल कैपिटल की बात करूँ तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, या तो इसमें कुछ डेट का होगा और या तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट इक्विटी का होगा। ये बात आपके माइंड में चलनी चाहिए। उसके बाद टैक्स रेट इज़ 30% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ 10%। आपको टैक्स देना है 30%, सेम है। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना देना है, 10% देना है। इंटरेस्ट ऑन डेट का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझो। इंटरेस्ट ऑन डेट ही है कि इसका यही है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट है, डेट लेने की, ठीक है। इतना था। इस बार EBIT कितना दे रखा है उसने हमें, इस बार इसने हमें EBIT दे रखा है, इसने यहाँ पे इस बार हमें EBIT कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है, ठीक है। तो EBIT 2 लाख दे रखा है, 3 सिचुएशन दे रखे हैं नीचे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे ROI निकाला था ना, फिर पता चला था अच्छा 13.33% है, तो इस पूरे केस में फ़ायदा होने वाला है। इस बार मैं आपको पहले हम प्रेडिक्शन लगाते हैं। प्रेडिक्शन क्या, वो प्रेडिक्शन सही होगी हमारी कि कंपनी को फ़ायदा होगा डेट इशू करने से, नहीं होगा। और वो कैसे प्रेडिक्शन लगाने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ROI। तो कितना है, EBIT 2 है और टोटल कैपिटल कितनी है, 30 लाख है ना। टोटल कैपिटल कितनी है आपके पास, 30 लाख है। थोड़ी स्लाइड में आनी चाहिए, एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ लिख के देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे क्या लिखने जा रहे हैं हम, 30 लाख लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, आपको इसी के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि अब अगर आप 2 लाख ऊपर लिखेंगे और नीचे 30 लाख लिखेंगे, ये लिखा हमने यहाँ पे 2 लाख और नीचे 30 लाख, तो ये पूरा 15 से कट गया, है ना। 15 से कट गया, और जब आप 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, अराउंड 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। 6 पॉइंट समथिंग कुछ मान लेते हैं हम, कुछ भी जो आ रहा हो ये आ रहा है। पर तो इससे हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमारा ROI कितना आ रहा है, ROI कितना आ रहा है हमारा, अराउंड 6% आ रहा है ना। 6 to 7% मान लेते हैं हम, ये आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, आप जो पैसा ला रहे हैं वो ला रहे हैं 10% पे, और जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको मिल रहा है सिर्फ 7%। तो क्या आपके लिए फ़ायदा है, नहीं ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि इस केस में अगर कंपनी डेट इशू करेगी ना तो उसके लिए रिस्क है, ठीक है। देखो सिचुएशन में लिखेंगे हम सब वही सेम चीज़ें, क्या करेंगे, सबसे पहले EBIT लिखते हैं पूरा सेम टू सेम। पहले केस में उसने नहीं ले रखा कुछ भी तो नील होगा। दूसरे केस में उसने 10 लाख रुपए ले रखे हैं तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट। तीसरे केस में उसने 20 लाख रखे हैं 2 लाख का इंटरेस्ट। 2 लाख में से कुछ घटाओगे तो 2 लाख बचेगा, 2 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो 1 लाख बचेगा, 2 लाख में से 2 लाख घटाओगे तो नील, कुछ नहीं बचेगा आप पे, ठीक है। उसके बाद लेस क्या है, टैक्स। फिर हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं। 6,000 आएगा, किस पे निकालते हैं टैक्स, हमेशा इस पे निकालते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि कुछ बच्चे किस पे निकालते हैं, EBIT पे निकालते हैं। तो ये भी हो गया इस पर, ठीक है ना। 60,000 30,000 और यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं। और आगे वो चलते हैं, तो फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 140,000 70,000 और नील। अब इस केस में देखो आपको अर्निंग पर शेयर कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले केस में उसको हुआ 0.47, चलो कुछ तो सही था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा उसको क्या हो गया, 0.35 होगा।
और जब उसने और डेट उससे किया तो उसको फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखे कंडीशन। और इसका पूरा पूरा रीज़न क्या था, हम कहेंगे 1 एंड 1 रीज़न था इसका। और वो रीज़न क्या था कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट था, वो ज़्यादा नहीं था, वो इस बार कम था। किससे कम था? कॉस्ट ऑफ डेट से, ठीक है, ये कंडीशन थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमने जो आपको समझाया उसके मैंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्योंकि 6 पॉइंट देखा 6.67% आर था, तो ये क्या है, कम है, किससे कम है? कॉस्ट ऑफ डेट से। तो इसलिए हमें इस केस में वो फ़ायदा नहीं हुआ। वो हमारा फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आया होगा ये, क्योंकि इसमें सारा कुछ ना बिजनेस लैंग्वेज यूज़ हुआ है, कुछ कैलकुलेशन यूज़ हुई है। तो कुछ बच्चे अगर इसको फोकस से नहीं देख रहे होंगे ना, तो उन्हें समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट कहूँगा कि आप इसको रिपीट करके दोबारा देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो फेस करना है, और एग्ज़ाम में फेस करने के लिए आप पे टाइम भी है। तो आप अगर विदाउट टाइम वेस्ट किए अगर अभी से देखना चालू करते हैं, इसको नोट्स करते हैं, 2-3 बार इस वीडियो को देख के समझते हैं खुद से, अच्छा ये कॉन्सेप्ट था। और अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, और मैंने आपको सबसे ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं, हर जगह आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है। तो इसको समझना। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक प्यारा